हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अंग्रेजी व्याकरण सहित पूरे टेंस को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए हम समझते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा अंग्रेजी को ठीक ठीक बोलना, लिखना तथा पढ़ना आ जाता है। हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा को सार्थक रूप देने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लेटर किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में लेटर सबसे छोटी इकाई होती है जिसका उपयोग कर हम कोई सार्थक शब्द लिखते हैं। शब्द लेटर के समूह को जिनके सार्थक भाव पूरे हों को हम वर्ड कहते हैं। सेंटेंस शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सार्थक भाव निकले सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस जिसे सामान्य वाक्य कहते हैं। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस मिश्रित वाक्य कहते हैं, यौगिक वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सिंपल सेंटेंस इसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रहना जरूरी है। जैसे राम इज अ बॉय, इसमें राम सब्जेक्ट हुआ और इज अ बॉय प्रेडिकेट हुआ। और ऐसे हो सकते हैं जैसे राहुल इज अ बॉय, इसमें राहुल सब्जेक्ट है, इज अ बॉय प्रेडिकेट है। अब दूसरा देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। दो स्वतंत्र वाक्यों के समूह को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जो एंड से जुड़ा हो। जैसे राम कैन कैम एंड मोहन वेंट, एंड से जुड़ा है ना। राम कैन एंड से जुड़ा है, ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे वाक्यों में मुख्य वाक्यांश के अतिरिक्त दो या दो से अधिक सहायक वाक्यांश रहते हैं। दो या दो से अधिक सहायक वाक्यांश रहते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे राजू सेड टू मी, राजू मुझसे कहता है डैट की मोहन एंड हरी हैव arrived and they will stay with us। अब आगे देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो रहे शब्दों की भूमिका एवं उनके प्रयोग के विचार से 8 वर्गों में बांटा गया है। उन वर्गों को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये इस प्रकार है: नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को समझते हैं। संज्ञा वह शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे नाउन कहते हैं। मतलब वह शब्द जो किसी नाम के रूप में उसे प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे राम, गंगा, जयपुर, बिहार, झारखंड, कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम। जैसे
राजू, कोई भी, रवि, कोई भी नाम हो सकता है। अगला देखते हैं, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला होता है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको समझते हैं। यह किसी विशेष मनुष्य, स्थान तथा वस्तु के नाम को प्रकट करता है, जैसे राम, कोलकाता, जयपुर आदि। दूसरा देखते हैं, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब किसी जाति का प्रत्येक वस्तु या किसी मनुष्य का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन, स्कूल, कोई भी जाति का, कैट, डॉग हो सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द के कहने से किसी चीज या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, क्लास कहते हैं ना, पूरे समूह का बोध हो रहा है, क्लास। टीम कहते हैं, टीम, पूरा टीम। पुलिस, एंड हो सकता होगा बेंच। कोई भी पूरा समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ये तो सिंपल है कि द्रव्य कर रहा है तो किसी धातु या उसका है बोध हो रहा है। जैसे जैसे ऑल, मिल्क, वाटर, ऐसे बहुत से मटेरियल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिस से किसी गुण अथवा विचार या शास्त्र का ज्ञान या नाम जाना जाए उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे चाइल्डहुड, CH, हुड, बचपन, लव एंड हीट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब आगे, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, यह हमने जान लिया। अब देखेंगे हम प्रोनाउन, यानी सर्वनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। परिभाषा क्या है इसका? नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाउन कहलाते हैं। मतलब नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाउन ही कहलाते हैं। जैसे एट, ही, सी। मोह, प्रोनाउन के 7 भेद होते हैं। पहला
पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक संज्ञा सर्वनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाउन, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभोग बोधक सर्वनाउन। नाउन जान लिए, प्रोनाउन जान लिए, अब जानेंगे ऑब्जेक्टिव यानी विशेषण। इसका परिभाषा क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाउन का विशेषता बताता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम तेज है। मतलब कहने का मतलब जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाउन का विशेषता बताएगा उसे ऑब्जेक्टिव कहेंगे। जैसे द पेन इज येलो। इसमें राम इज इंटेलिजेंट, इसमें राम का विशेषता बता रहा है, और द पेन इज येलो, राम पेन की गुण बता रहा है। इसमें विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव हुआ। अब आगे, इन वाक्यों में इंटेलिजेंट येलो शब्द ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इंटेलिजेंट राम का गुण प्रकट हो रहा है, येलो पेन की विशेषता बता रहा है या प्रकट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब वही है। ऑब्जेक्टिव के 3 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, इस ऑब्जेक्टिव से नाउन का गुण प्रकट होता है। जैसे अ पुअर मैन, अ किंग बॉय। परिणाम वाचक विशेषण, जिस ऑब्जेक्टिव को संख्या का बोध होता है उसे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या परिणाम बोधक और परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत पेन, मेरे पास बहुत कलमें हैं। मतलब इसमें गिनने की संख्या बताता है, उसे हम परिणामवाचक कहते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे कहेगा कि आई हैव 6 पेन्स, मेरे पास 6 कलमें हैं, तो इसमें भी गिनने का बता रहा है। तो ये भी हुआ परिणामवाचक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, संकेत वाचक विशेषण। इसके बारे में जानते हैं। जिस ऑब्जेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित यानी संकेत करने के लिए किया जाता है उसे संकेत विशेषण कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करने के लिए किया जाता है उसे हम संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। मतलब साफ है कि संकेत करेगा उसे हम संकेतवाचक कहेंगे। जैसे दिस बुक या किताब, मतलब ये संकेत कर रहा है। जैसे दिस डॉग, संकेत कर रहा है। डेट पेन, ये सब संकेत कर रहा है, तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब अगला देखते हैं। हमने विशेषण भी देख लिया, प्रोनाउन भी देख लिया और नाउन भी देख लिया। अब देखते हैं हम क्रिया, चौथा में
क्रिया वर्ब। परिभाषा क्या है? वर्ब से किसी कार्य का होना, करना या कराया जाना प्रकट होता है। जैसे राम वाल्क, राम टहलता, और होगा चाइल्ड, लॉक, LEAUS, लॉक्स। इसमें शब्द में किसी न किसी काम को कर रहा है। इसमें हंसने का कर रहा है और टहलने का काम हो रहा है। मतलब एक कोई काम कर रहा है टहलने का, ये हंसने का, बच्चा हंसने का काम कर रहा है, तो कोई ये वर्ब हुआ। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसिटिव, अकर्मक। जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट रखता है तो हम उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम इट राइस, इसमें कर्ता राम है, लिख देते हैं यहाँ कर्ता, और राइस ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट और इट ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। तो हो गया ना, कर्ता भी है, ट्रांसिटिव वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। अगला देखते हैं हम इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में केवल वर्ब को करने वाला ही हो और क्रिया का फल किसी दूसरे पर ना पड़कर करने वाला पर ही पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सोनू स्लीप्स, इसमें इस वाक्य में स्लीप का कर्ता सोनू है और स्लीप का असर श्याम पर ही पड़ता है, इसलिए स्लीप इंट्रांसिटिव वर्ब है। आगे देखते हैं एडवर्ब यानी विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब या ऑब्जेक्ट या दूसरे की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे ही रन स्लोली, और आगे देखिए दूसरा, राम इज अ वेरी गुड बॉय। राम इज अ वेरी गुड बॉय। इन वाक्यों में स्लोली से रन क्रिया का गुण प्रकट होता है। इस तरह स्लोली वेरी एडवर्ब है। क्रमशः रन गुड शब्द में गुण प्रकट हो रहा है। रन और गुड में हो रहा है ना गुण प्रकट, इसलिए यह एडवर्ब है। आगे परपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। परिभाषा परपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन को से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, उसे संबंध अव्यय कहते हैं। मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर
आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में कराता है, अन्य शब्द में उसे ही प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे लिखते हैं हम यहाँ, जैसे अब 7वां कंजक्शन यानी संयोजक। इसका परिभाषा, संयोजक एक शब्द है जो वर्ड एंड सेंटेंस को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। जो वर्ड और सेंटेंस को जोड़ेगा उसे कंजक्शन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इंटरजेक्शन विषयाधि बोधक। परिभाषा, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसमें आश्मिक, हर्ष, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव बोध होता है, उसे इंटरजेक्शन कहेंगे। मतलब जिसमें दुख, हर्ष या किसी भी आश्मिक महसूस हो, उसे ही इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसे अफसोस, अफसोस, आह, ऐसे और भी कुछ, शाबाश आदि। ऐसे बहुत। अब हमने पढ़ लिया, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ये हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे टेंस। परिभाषा, टेंस क्रिया का वह रूप है जिसमें किसी कार्य या घटना के होने के समय का पता चलता है। अंग्रेजी में मुख्यतः 3 काल होते हैं या 3 प्रकार के टेंस होते हैं। मतलब टेंस किसे कहेंगे, जिसमें किसी कार्य या घटना के होने का समय, तिथि या उसका समय पता चले, उसे ही हम टेंस कहेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है उसे कहेंगे वर्तमान, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं वर्तमान कहेंगे। पास्ट टेंस भूतकाल, जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि इस पार्ट ऑफ स्पीच को हम अभी पढ़ चुके हैं, इसे हम भूतकाल कहेंगे। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो अभी हम भविष्य काल पढ़ेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसे ही हम भविष्य काल कहेंगे। तो आइए हम इसे विस्तार पूर्वक समझने का पूरा प्रयास करते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। परिभाषा क्या है, वर्तमान काल में वाक्य में कार्य के अभी हो रहे होने का ज्ञान होता है। मतलब मैंने कहा ना कि अभी जो हो रहा है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, उसी को हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ रहा हूँ, उसके लिए ये कह रहा है कि अभी पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। पहला, सामान्य वर्तमान काल। नियम क्या है इसका, किस प्रकार से बनाते हैं नियम। इस काल में किसी कार्य का वर्तमान में होना तथा किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है।
पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये सामान्य वर्तमान काल है? क्रिया के अंत में ता, ती, ते प्रकट होते हैं, उसे ही सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं। बनाने के नियम क्या है? यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन में है तो वाक्य में क्रिया की पहली अवस्था में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब दूसरा नियम क्या कहता है? अगर कार्य करने वाला कर्ता एक से अधिक है तो मतलब कार्य करने वाला एक से अधिक है तो वाक्य की पहली अवस्था में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता तो एक से अधिक हो तो। ओके, उदाहरण के लिए जैसे वे विद्यालय जाते हैं। अगर यहाँ जाता है होता तो एक होता है, और यहाँ जाते हैं लिख दिया है तो बहुत सारे जाते हैं, तो इसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं किया गया। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दे गो स्कूल, स्कूल। और अगला नियम देखते हैं। यदि वाक्य प्रश्नवाचक अर्थात क्या, क्यों, कहाँ तथा कैसे आदि शब्दों से प्रारंभ हो तो वाक्यों में डू या डोज का प्रयोग किया जाता है। नियम बनाने के नियम। यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन में है तो डोज का प्रयोग कर्ता से पहले ए या ईएस हट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, क्या नीलू गाती है? डोज नीलू सिंग? दूसरा उदाहरण, क्या सीता स्कूल जाती है? प्रश्नवाचक है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, डोज सीता गो टू स्कूल। इस प्रकार अब आगे देखेंगे हम। पिछले पेज में हमने प्रेजेंट इंडिफाइंड के बारे में समझा था। अब दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। परिभाषा, इस टेंस में कार्य का अपूर्ण होना पाया जाता है। पहचान के लिए, रही है, रहे हैं तथा रहा हूँ आदि। मतलब अपूर्ण मतलब अभी हो ही रहा है, उसको अभी हुआ नहीं, हो ही रहा है, उसको ही कहेंगे। बनाने के नियम, इज, एम एवं आर के बाद में क्रिया की पहली अवस्था में इंग लगा देते हैं। जैसे भी कोई वर्ब रहेगा, जैसे कम रहेगा तो उसमें कम प्लस इंग जोड़ देंगे। इंग लगाने के लिए करें ना इंग, तो कम प्लस इंग जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा पूर्ण शब्द कमिंग। गो प्लस इंग, गोइंग। दूसरा, अगर कार्य करने वाला एक वचन या एक व्यक्ति है तो प्रथम अवस्था में इंग लगाकर प्रयोग करते हैं। जैसे वह जा रहा है,
ही इज गोइंग, माया खा रही है, माया इज ईटिंग। अगला, अगर कार्य करने वाला एक से अधिक है तो आर का प्रयोग, जैसे वे जा रहे हैं। अगर यहाँ वह जा रहा है तो केवल एक होता, वे यहाँ लिख दिया है तो वे मतलब जा रहे हैं, वे से ले जा रहे हैं। दे आर गोइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अगर यहाँ बच्चा होता तो एक के लिए होता, बच्चे खेल रहे हैं। द चाइल्ड नहीं सॉरी चिल्ड्रन आर रन प्लेइंग। अब अगला देखेंगे, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है, कर्ता के अनुसार इज एम आर में से किसी एक से वाक्य को आरंभ करते हैं। जैसे वह रो रही है, इज सी वीपिंग। और उदाहरण जैसे क्या वे खेल रहे हैं, क्या वे खेल रहे हैं। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। अगला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। कार्य इसका क्या है, इस टेंस में इस टेंस का प्रयोग उस कार्य व्यापार में बोध कराने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया परंतु उसका प्रभाव वर्तमान में मौजूद है। पहचानने का तरीका चुका है, चुकी है, लिया है, किया है। बनाने का नियम, ऐसे वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग हैव बात की तीसरी अवस्था लगा देते हैं। जैसे वे जा चुके हैं, दे हैव गोन। दूसरा, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो हैज या हैव को वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे क्या वह प्रातः काल पहुंच गया, हैज ही रीचेड इन द मॉर्निंग। अगला उदाहरण, क्या अंजू ने परीक्षा पास कर लिया, हैज अंजू पासेड द एग्जामिनेशन। अब अगला देखेंगे, तीसरा, यदि वाक्य में नेगेटिव या निषेधात्मक हो तो नोट को हैज या हैव और क्रिया की तीसरी अवस्था के बीच में लगा देते हैं। जैसे वे गांव नहीं पहुंचे, दे हैव नॉट रीचेड द विलेज। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। कार्य क्या है इसका, इस टेंस से कार्य पूर्व समय में जारी रहना पाया जाता है। पहचानने के अंत में रहा है, रही है आदि आते हैं। बनाने के नियम, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की तरह इस टेंस में वाक्य की रचना होती है परंतु सहायक क्रिया इज एम आर के स्थान पर हैज, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रेजेंट टेंस की तरह उसके भी उसी प्रकार होता है, लेकिन उसमें इज एम आर का प्रयोग हो रहा था और इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव
जैसे यानी वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज या हैव कर्ता के आगे से हटाकर उसे पहले रखा जाता है। नेगेटिव वाक्यों में हैज या हैव के साथ लगाते हैं। उदाहरण के लिए, वह 2 घंटों से सो रहा है। He has been sleeping for 2 hours. मैं इस शहर में 5 वर्ष से रह रहा हूँ। I have been living in this city for 5 years. अगला पेज देखते हैं। अब प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया, अब पास्ट टेंस को देखेंगे। पास्ट टेंस यानी भूतकाल परिभाषा है, इस काल में कार्य के समाप्त हो चुकने का व्यक्त होता है। मतलब मैंने कहा था कि जो काम हम कर चुके हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस को हम अभी पढ़ चुके हैं, ये प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके हैं तो होगा ये भूतकाल। जैसे उदाहरण, आई रीड द बुक, मैंने पुस्तक पढ़ा। पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस की तरह इसके भी 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला, पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस, सामान्य भूतकाल। इसका कार्य क्या होता है? भूतकाल में किसी कार्य का होना प्रकट करता है। पहचान था, थी, थे, आ, ए, ई आदि अंत में होते हैं तो बनाने की विधि। इस टेंस के सारे वाक्य में वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब इसके सारे वाक्य में वर्ब की दूसरी अवस्था को प्रयोग किया जाता है। जैसे आई रोड अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। धनात्मक नेगेटिव वाक्य में प्रयुक्तकर्ता के साथ डिड नॉट तथा क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डिड नॉट राइट अ लेटर। प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वप्रथम डिड, फिर कर्ता और फिर उसके बाद वर्ब की प्रथम अवस्था प्रयोग होती है। जैसे डिड दे नॉट प्ले द गेम। दूसरा, पास्ट कंटिन्यू टेंस, अपूर्ण भूतकाल। कार्य, यह टेंस का भूतकाल में अधूरा होना प्रकट करता है। पहचान, यह टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं। इसका बनाने का नियम क्या है? इसमें सबसे पहले कर्ता रखते हैं और एक वचन में कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वेर रखते हैं। अंत में इंग लगा देते हैं। जैसे कि गो होगा तो उसमें प्लस जोड़ देंगे तो हो जाएगा इंग, गोइंग। इस प्रकार से निश्चित धनात्मक वाक्य में नोट को वाज या वेर तथा वर्ब के बीच लगाते हैं। प्रश्नवाचक बनाने के लिए कर्ता से पहले वाज और वेयर लगा देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। कार्य, विशेषकर इसका प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो 2 कामों से पहले था, अर्थात उस कार्य को प्रकट करता है जिसमें खत्म होने के बाद दूसरी भी खत्म हो जाता है। जैसे तुम्हारे आने से पहले वह चला गया। पहचानने का तरीका क्या है? इस काल में वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि आते हैं। बनाने के नियम, इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था के पहले हैड का प्रयोग किया जाता है और अगर नीचे धनात्मक वाक्य तो है तो हैड के बाद
नोट लगा देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले हैड रखकर वाक्य बनाते हैं। जैसे ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह चला गया। मेरे आने से पहले वह चला गया। और देखते हैं, इसको लिखते हैं, मेरे आने से पहले वह चला गया। मेरे आने से पहले वह चला गया। अगला देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पूर्णपूर्ण भूतकाल। कार्य क्या इसका? इस टेंस में भूतकाल में कार्य आरंभ होकर भूतकाल में चलता रहता है। पहचानने का तरीका, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब अभी कार्य हो ही रहा था, मतलब करने का मतलब। बनाने के नियम, क्रिया के प्रथम रूप में इंग का प्रथम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? आई, इधर से होगा, हैड बीन रीडिंग फॉर TWO2 आवर। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। अब फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। परिभाषा, इस काल में कार्य के भविष्य में होने का व्यक्त होता है। मतलब अभी मैं इसको पढ़ूंगा, ऐसे का व्यक्त होता है। इसे उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। जैसे आई शैल गो टू पटना। मैं पटना जाऊंगा। मैं पटना जाऊंगा। ये जाने का व्यक्त हो रहा है, अभी गया नहीं है। जाऊंगा, सोच रहा है अभी जाने के लिए। जाऊंगा। फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला, फ्यूचर इंडिफाइनाइट टेंस। फ्यूचर सामान्य भविष्य काल। कार्य और पहचानने का तरीका एक ही में। इस टेंस के अंतर्गत भविष्य में किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। इस काल में हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गी आदि अक्षर आते हैं। बनाने का क्या नियम है? सब्जेक्ट करता रहकर विल या शैल के बाद, जैसे आई शैल गो। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मैं जाऊंगा। जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा, फिर से देखें, आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम शैल और विल का प्रयोग करना सीखेंगे। फर्स्ट प्रश्न, उत्तम पुरुष। जैसे आई वी के साथ शैल का प्रयोग आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। और सेकंड प्रश्न यानी यू और थर्ड प्रश्न यानी अनेक किसी ही, सी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा। जहां पर पक्का इरादा प्रकट करना होता है, जैसे कर्ता की इच्छा या आज्ञा
आज्ञा या धमकी के समय फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब पक्का इरादा, जैसे कि मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा, तो उसके सामने विल का प्रयोग होगा। इसको आई विल गो। इसके अलावा प्रश्नवाचक बनाने में उत्तम में विल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। इसके अलावा इस प्रकार बनाते हैं, जैसे क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, I shall go, I shall go। आगे बढ़ेंगे। और सीता नाच नहीं रही होगी, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सीता विल नॉट बी डांसिंग, डांसिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। कार्य एवं पहचान, इस टेंस का प्रयोग उस व्यापार के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा, जिसमें हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं। बनाने का नियम, विल हैव और या शैल हैव लगाकर वर्ब की तीसरी अवस्था या वर्ब का पार्टिकल्स का रख देते हैं। जैसे मैं लिख चुका रहूंगा, मैं लिख चुका रहूंगा। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई shall have written, write डबल टी होगा, written। और अगला देते हैं, जैसे कि वह सो चुका रहेगा, रहेगा ओनली रहेगा। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, ही विल हैव स्लिप्ड, LPT स्लिप्ड। आगे अब सबसे लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पूर्ण भविष्य काल। कार्य, इस काम से यह बोध होता है कि कोई काम भविष्य काल में बहुत कुछ हो गया है और बाकी अभी होता जा रहा है। पहचानने की तरीका, इनमें क्रिया प्राय हो रहा, हो रही, होगी, हो रहे होंगे पर समाप्त होती है। बनाने के नियम, कर्ता के बाद शैल हैव बीन तथा विल हैव बीन लगाकर
वर्ब में इंग लगा देते हैं। जैसे आई शैल हैव बीन प्लेइंग। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? आई शैल हैव बीन प्लेइंग, तो मैं खेलता रहा हूँ। वह काम करता रहा होगा। He will have been working। बस आज तक यही रहने देते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। अगर कुछ भी कंसेप्ट रह गया है तो कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।